नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस पहुंची तुलाराम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। छात्राओं को अपनी सुरक्षा के बारे में टिप्स देकर दी अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी। कादम्बरी नगर दुर्ग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल के वार्ड बॉय पर लगाया मरीज को जान से मारने का प्रयास करने का आरोप। और सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में जारी किए 15 करोड़ 72 लाख रुपए। कहा, देश भर में हो रही है गोधन न्याय योजना की सराहना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी की 15 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि। गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अब तक 541 करोड़ 66 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की देश भर में सराहना हो रही है। कई राज्य गोधन न्याय योजना जैसी योजनाएं लागू भी कर रहे हैं। नमस्कार सर, आज के 73वें किस्त वितरण कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत से होगी। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना गौवंश का बढ़ाया मान एवं संग्राहकों का हो रहा आर्थिक उत्थान। लाभांश वितरण एवं गोबर खरीदी भुगतान 5 अगस्त 2023। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा 14 से 31 जुलाई 2023 तक का भुगतान गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों के लिए 9 करोड़ 69 लाख रुपए जारी एवं 71,127 गोबर संग्राहकों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए के साथ 41,812 स्वावलंबी गौठान समिति सदस्यों को 2 करोड़ 21 लाख रुपए जारी। छत्तीसगढ़ की समृद्धशाली विरासत को सहेज कर हो रहा समग्र विकास। इस अवसर पर उपस्थित माननीय कृषि मंत्री जी को मैं स्वागत के लिए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी, हमारे अधिकारीगण एपीसी, एसीएस और हमारे सभी अधिकारीगण, संचालक, सचिव और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, अभी खेती किसानी का दिन चालू है और सभी किसान इसमें व्यस्त हैं। इस साल मानसून काफ़ी विलंब से आया है, फिर भी बोने का काम लगभग पूरा हो गया है और हमारे किसान लगातार प्रचार के कारण कृषि विभाग से जानकारियां लेते रहते हैं।
अनुभव करते रहते हैं। इस साल खरीफ के लिए 48,20,000 हेक्टेयर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके विरुद्ध में लगभग 38 लाख हेक्टेयर में बोनी का काम हो गया है और अभी 82 का काम भी चालू हो गया है और रोपाई का काम भी लगातार चल रहा है। आने वाले समय में और बेहतर उत्पादन करेंगे, ऐसा विश्वास हम लोग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, धान का बोनस, इसके कारण किसानों में काफ़ी जागृति है और लगातार चाहे वो उद्यानिकी के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, किसानों को लगातार इसकी जानकारी दी जा रही है और वो इसका लाभ भी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप जो जानकारी दी गई, प्रेजेंटेशन दिया गया, आज अवसर है गोधन न्याय योजना के राशि वितरण का और इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषि मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, भाई प्रदीप जी, एसीएस सुब्रत जी, एपीसी कमलप्रीत जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सबो किसान भाई बहनी मल्ला, जय जोहार। गोधन न्याय योजना को शुरू हुए 3 साल हो गए। 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी हरेली त्योहार के दिन और इसी दिन गोबर खरीदी की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक के राज्य में गोबर खरीदी लगातार जारी है। 3 वर्षों में इस योजना में ने जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुसरण करके अपने यहाँ भी इस तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना से हम गोबर खरीद कर न केवल वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं बल्कि गोबर से बिजली उत्पादन करने, प्राकृतिक पेंट बनाने, तरह तरह की सामग्री बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से एक साथ बहुत से बड़े लक्ष्यों को सफलता के साथ साधा गया है। इन्हीं में से एक लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का भी है। गोधन न्याय योजना ने स्व सहायता समूहों की हमारी बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वे लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों ने भी इस योजना के माध्यम से अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाइयों में पशुपालन को लेकर रुचि बढ़ी है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेताओं, स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को कुल 15 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। आज भुगतान की जा रही राशि में गोबर विक्रेताओं को 73वें किस्त के रूप में 5 करोड़ 60 लाख रुपए अंतरित किए गए। स्व सहायता समूह को लाभांश के रूप में 3 करोड़ 99 लाख रुपये तथा गौठान समितियों को 5 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना शुरू होने से लेकर आज तक सभी लाभार्थियों को सब मिलाकर 541 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में कुल निर्मित 10,278 गौठानों में से 5,985 गौठान अब स्वावलंबी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रवक्ता एवं धमतरी विधायक अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की तुलना सोमालिया के जंगल से करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके नाकाम प्रशासनिक अधिकारियों से अब इस प्रदेश की अपेक्षाएं समाप्त हो चुकी है। इन्होंने मिलकर प्रदेश को नाकामी के चरम पर लाकर खड़ा कर दिया है। माइक, मुख्यमंत्री और घोषणाएं, लेकिन धरातल में नील बटे सन्नाटा है। बेहतर होगा कि सीएम साहब प्रशासनिक अधिकारियों को गाय, भैंस, ऊंट पकड़ने की ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजें और इस कार्य में कम से कम निपुणता दिखाएं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य में लाफ जंगल है। यहाँ की स्थिति अफ्रीकी देश सोमालिया की तरह हो गई है। कोई भी व्यक्ति लूट सकता है, डकैती कर सकता है, रेप कर सकता है, कोई भी किसी तरह का गंभीर अपराध कर सकता है। इस राज्य में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही हैं। इस स्थिति में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे उच्च शिक्षित मैन पावर जो कार्यपालिका के अंग हैं वो लगभग खाली हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ने काऊ कैचर बनने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए अपने प्रशासन के लोगों को नियुक्त किया है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के इन तीनों वर्ग के अधिकारियों को
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री किसी अकादमी में, किसी प्रशिक्षण संस्थान में गाय पकड़ने का, पशु पकड़ने का, भैंस पकड़ने का, ऊंट पकड़ने का, हाथी पकड़ने का प्रशिक्षण दिलवाएं, ताकि ये किसी मामले में जनता की सेवा कर सकें। अन्यथा इस क्षेत्र को छोड़ के इस फेलवर राज्य से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से भी किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। जो वो घोषणाएं कर रहे हैं वो कोई भी धरातल में दिख नहीं रही है। चुनाव सामने है, माइक है और मुख्यमंत्री जी हैं और घोषणाएं हैं। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है।
कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस स्कूली छात्राओं को सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी रखने सहित आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने स्कूल पहुंची। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में स्कूल कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण के साथ उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी रखने के तरीके बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW मीता पवार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक IUCAW शिल्पा साहू एवं रक्षा टीम द्वारा तुलाराम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर छात्राओं को सुरक्षा के संबंध में टिप्स और कानून के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही हेल्पलाइन नंबर, अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। बता दें कि हमारी बेटियां हमारी शान है और वे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जिस समाज की बेटियां सुरक्षित एवं सशक्त हो, वही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर दुर्ग पुलिस हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित छात्राओं ने अपनी जानकारियां साझा की। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक IUCAW शिल्पा साहू ने न्यूज टीम के समक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया दी। जी, हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल बच्चियों की सुरक्षा को देख के है और आज चूँकि स्कूली छात्राओं को आज हम संबोधित करने आए थे, उनसे बात करने आए थे, तो हमारा पहला फोकस था कि आज के समय में सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है, अपनी डेटा की प्राइवेसी किस तरीके से मेंटेन करना है, चाहे वो फोटो शेयरिंग से लेके अपनी डिटेल शेयरिंग तक हो। उसके अलावा प्रयास ये था कि अपनी आत्म सुरक्षा पे कैसे ध्यान देना है, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो उनके रेगुलर यूजेस में रहती हैं, उनके पास हमेशा कैरी रहती हैं, तो उनका उपयोग बिना अपने आपको जो है कमज़ोर बनाए कैसे उपयोग करना है अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो इसके बारे में जो है बच्चियों को बताया गया था।
लगभग हर क्षेत्र के स्कूलों को हम टारगेट कर रहे हैं। प्राथमिकता हम जो लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जो है फोकस कर रहे हैं और सभी स्कूलों में जो है, चूँकि अभी बीच में छुट्टियां थी गर्मी की और अभी जो है नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा। और आउटपुट की बात रहे तो हमारी सफलता तभी हम देखते हैं जैसे ही हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने डाउट पूछते हैं, कुछ ऑन टाइम पूछते हैं प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही, और कुछ जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो जैसे ही हम निकलते हैं तो हमसे बच्चियां जो हैं मिलती हैं और अपनी पर्सनल बातें जो है कुछ उनको समस्या वो शेयर करती। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सफल रहा, कि उनके मन में डाउट आया और कुछ जिज्ञासा आई और वो हमसे पूछे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में बीती रात आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को वार्ड बॉय द्वारा दम घोंटकर उसे मारने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। दुर्ग में बीती रात कादम्बरी नगर दुर्ग स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में अचानक हंगामा शुरू हो गया। मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन मरोदा निवासी नागेश तिलासी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसके साथ अस्पताल के वार्ड बॉय द्वारा जान से मारने मरीज के मुंह में तकिया लगाया गया था, जिसके बाद मरीज के परिजन ने देखा तो अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल में पीलिया पथरी और झटके की बीमारी से पीड़ित नागेश को परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। मीडिया से चर्चा के दौरान परिजनों ने बताया कि मरीज के व्यवहार को देख अस्पताल के वार्ड बॉय ने मरीज के मुंह में तकिया लगाकर मारने की कोशिश की है, जिससे आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और परिजनों ने जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। बता दें कि ऐसी जानकारी हमें मिली है और ऐसा है भी कि इस घटना के कारण अस्पताल के सभी सीसी कैमरे टीवी बंद रखे गए थे। इस संबंध में परिजनों ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी और अस्पताल के प्रति काफी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद डॉक्टर चौकीदार बोला मेरे को दवाई ली है, जब दवाई लेकर आना बेटा, तो मैं बोला जब चाचा लेकर आऊँगा उसके बाद अब अंदर जाऊँगा। बोला अंदर गया, डॉक्टर के साथ खड़ा हो, तकिया हिलाया, तकिया नीचे गिर गया, तकिया कुचाया और क्या बोला, कौन बोला? वो एक लड़का नर्स, लड़का था। हाँ अच्छा, तकिया को उसके मुंह पे दबा पूरा दबाने वाला था पूरा। तो देखे हमें, फिर मैं गाली वाली बका भैया ऐसे करो तुम्हारा मारूं बेदब क्यों, बेदब मारूं नहीं तो वो चाचा है मोर सब भर्ती करे कल से करे। और पथरी हो गया था और पीलिया हो गया था और थोड़ा झटका था। स्टेशन मुर्दा बजरंग पारा नागेश तिलासी, नागेश तिलासी। ये 4 से 6 बजे तक। ओकर बाद में पूरा चिल्लाना चालू कर दे पूरा, सब ला बताओ ओकर बाद करे। तन फिर मतलब मेरे को बुला के साइन करवा देता अंदर में, वो लड़का और लड़की। सॉरी हो गया भैया, हो गया ऐसा बोला। वो लड़का कहाँ है? लड़का भाग गया, नहीं था, भाग गया। डॉक्टर बोलता है कैमरा चालू बोलता है, अभी बोला था कैमरा चालू नहीं बोलता है। बाहर बैठे रहे ना मोना, मोर मम्मी की से, मोर मम्मी वहाँ गई से, तो वहाँ से रोते रोते मोर मम्मी निकली से, तो मम्मी से पूछन का हो गई, तो बोले से कि तोर पापा के पैर हाथ ला पूरा बांध दे, ठीक है। तो डॉक्टर से जब पूछें तो डॉक्टर बोली से कि वो दारू पीने वाला इंसान है, तो अभी दारू नहीं मिला तो नशा को मतलब छटपटाते तड़पाते, ठीक है, एक वजह से बांध दें क्योंकि वो इलाज करा नहीं देते। तो वहाँ तक ठीक है, हम माने नहीं बात, ठीक है। फिर वो जो अंदर से पर्ची आई से दवाई लिखी ली से, और पर्ची बोले के नाम से बुलाई से कि उनके दवाई ला दीजिए, ठीक है। तो हमारा भैया आया तो भैया कहे ठीक है हम दवाई लेके आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा से देख के आएंगे उनको, ठीक है। तो भैया से बोले ठीक है दवाई लेके आओ फिर चले जाना। जैसा हमारा भैया वहाँ गए तो भैया देखिए क्या हुआ क्या नहीं हमको नहीं पता। भैया देखे उनको कि कह रहे थे, भैया ये बताया हमको कि काका को ना तकिया से मतलब मुँह दबा के मार रहे थे, ऐसा करके गाली दे रहे थे, तकिया से मुँह दबा रहे थे, ऐसा बहुत चिल्लाते बहुत तंग कर तो मरो ऐसा करके ना ऐसा कर रहे थे। पता है ऐसा भैया मेरे को बताया, भैया आए हमको बताए तो हम बोले क्या बात है बोली, तो भैया बोले चलो नीचे चलो सर से बात करते। तो बोले क्या बात है, तो जैसा भैया हमको बताया कि तकिया दबा के काका को गाली देके उनका मुंह दबा रहे थे, ऐसा करके तकिया से मुंह दबा रहे थे। डॉक्टर से जब बताया तो डॉक्टर बोले हमारा स्टाफ में जो है ऐसा कभी नहीं कर सकते, ऐसा करके बोले, ठीक है। और आपको ऐसा बात का ये नहीं है तो हम कैमरा भी दिखाएंगे बोले। और हम लोग को लेके भी जा रहे थे, वो कहीं लेके जा रहे थे तो हम लोग बोले रुक जाइए, हम लोग अभी बच्चे हम लोग क्या जानेंगे, जो हमारा सदस्य जो बड़ी है अभी हम तो गए नहीं देखने के लिए कैसा है। तो
अभी जाने नहीं देते सर, वहाँ जाने नहीं देते। देखने के लिए हम लोग बच्चे टाइम होता है उनका 9 से 10 तक टाइम है, देखने नहीं दे रहे। फिर हमको साइन करने के लिए बुलाया है। उनके बाद होने के बाद ना सब चीज़ होने के बाद भैया को बुलाया है साइन करने, तो भैया से माफ़ी मांग रहे थे कि सॉरी ऐसा करके, और साइन करने बोल रहे थे। तो हम मना किए कि भैया साइन मत करना, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ होने के बाद हमारी बुआ आई, तो बुआ से बात हुआ, भैया आए थे, बड़े पापा आए थे, सबसे बात होने के बाद बोले कि साइन मांगे ना। उसमें लिखे थे कि यहाँ इलाज हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा करके दुनियादारी लिखे थे। हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, उन लोग पढ़े लिखे, उन लोग लिखे थे, क्या लिखे थे हमको कुछ नहीं, लेकिन पढ़ के सुनाए थे। हमको बोले थे कि दारू पीने वाला है, हमसे नहीं हो पाएगा इलाज, इनको लेके जाओ, रायपुर लेके जाओ। पहले बोला सब इलाज हो जाएगा। इससे पहले कितना रुपए ले चुके हैं? अभी तक तो 20 मतलब 25 से 30 तक कल से भर्ती, कल से मैं 30-25 लड़का पता नहीं कहाँ गया, उतना टाइम तो था लेकिन अभी चले नहीं। गया। बहरहाल मरीज के साथ अस्पताल द्वारा किया गया ये बर्ताव बेहद शर्मनाक है और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
दुर्ग के साइंस कॉलेज के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। दुर्ग में बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मोहन नगर पुलिस ने बताया है कि ग्राम रानी पर देवा छुरा जिला गरियाबंद निवासी खिलेशानंद निषाद दुर्ग स्थित साइंस कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रहा था। गुरुवार को भी शाम को कॉलेज से सीधे हॉस्टल पहुंचा और हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खुला पड़ा था, जिसे अन्य छात्रों ने देख तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक का शव पंखे पर लटका मिला। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि छात्र बीएससी के 2 विषय में फेल होने से परेशान था, इस कारण उसने आत्महत्या की होगी। फिलहाल इसे लेकर पुलिस जांच के बाद ही आत्महत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के भावी प्रत्याशियों के चयन तथा प्रदेश में राजनीतिक हलचल पर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत करते हुए हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आइए देखते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन खास पेशकश एक मुलाकात में। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में केएस चौहान, जिला भाजपा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता और अनेकों कई इनके पद ऐसे हैं जो कई छिपे हुए हैं, जो हम खुद नहीं जानते हैं, वो बताते हैं अपनी जुबानी तब हमको पता चलता है। लेकिन इन 2 पदों के लिए मैं उनको तारुफ कराती हूँ आपसे। और आज हमारे स्टूडियो में कुछ राजनीति चर्चा करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और अब सवालों के बौछार आप पर मैं करने वाली हूं, क्योंकि चुनावी समय है, लगभग 2 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को। ऐसे में हम देखते हैं कि दावेदार बहुत आ जाते हैं सामने में, और क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, दावेदारी पेश करना बिल्कुल सभी का हक होता है, हकदार सभी होते हैं, लेकिन मेन है लायकी। जैसे हर मिट्टी को मूर्ति बनने का हक है, लेकिन वो मिट्टी मूर्ति बनने के लायक भी होनी चाहिए। क्या बात। तब जाके हम उस चीज़ में मूर्ति बन सकती है और वो फिर दूसरों के काम आ सकती है और लुभा सकती है। बीच में एक लाइन बोलना चाहूंगी, क्या इन्हें दावेदारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि दावेदारी नहीं करनी चाहिए। जो मैंने आपको बोला ना कि वो हक है हमारा, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद किस चीज़ के लायक हैं और वो चीज़ सूट करती है कि नहीं करती है। एक बंदर की कहानी आपने सुनी होगी शायद, कि बंदरों को आम के पेड़ में चढ़ जाते हैं और बंदरों को लाठी मार मार के भगाया जाता है, तो बंदरों को बहुत गुस्सा आता है और वो मीटिंग कर बैठते हैं कि बहुत हो गया, हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम खुद के आम प्रोड्यूस करेंगे और खुद के आम खाएंगे करके। तो उसमें से एक बंदर बोलता है कि मैंने सुना है कि गुठली में से आम निकलता है। तो बोले ठीक है, गुठली लाइए। सब लोग घेरा मार के बैठ जाते हैं और बीच में गुठली रख देते हैं और सब लोग देखने लग जाते हैं कि आम आएगा। तो उसमें से एक बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना आम आता है, उसको खड्डा मार के अंदर अंदर डालना पड़ता है, गड़ाना पड़ता है। तो खड्डा मारते हैं जल्दी जल्दी और अंदर गड़ा देते हैं और ऊपर से मिट्टी लीप के और उसके बाद फिर देखने लग जाते हैं। तो उसमें से फिर एक बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें खाद और पानी और डालना पड़ता है। तो खाद और पानी और डाल दिया जाता है और फिर देखने लग जाते हैं कि अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक दिन में सभी चीजें नहीं होती हैं। जिसको जितना समय चाहिए, जिसको जितना कर्म चाहिए, जिसको जितनी तपन चाहिए, तब ही जाके वो तपन के बाद वो लोहा मोल्ड होगा, वो सोना मोल्ड होगा, वो गलेगा, उसके बाद वो शेप लेगा। तो उतनी तपन तो चाहिए ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत तपाया जाता है और उसके बाद आप मूर्त रूप में आते हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको उतनी तपन चाहिए, उतने संसाधन चाहिए,
उतना संसाधन का समय सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, समय भी होता है, नॉलेज भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी चाहिए। हकदार सभी हैं, सभी को हक है कि वो प्रधानमंत्री, सीएम, जनप्रतिनिधि, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन वो पहले उसके लायक बने। चुनावी भाषा में अगर कहें हेलीकॉप्टर एंट्री देखी जाती है, उससे क्या समझते हैं आप, और कितनी सही मानी जाती है? देखिए, हेलीकॉप्टर एंट्री जो है वो जिसको हम एक्चुअल में हेलीकॉप्टर बोलते हैं वो तथाकथित बोलते हैं, लेकिन वो एक पार्टी का निर्णय रहता है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी एक पार्टी की, लेकिन वो पार्टी का निर्णय रहता है। अगर वो पार्टी करीबियों को ज़्यादा तवज्जो देती है, काबिलों को तवज्जो नहीं देती है, तो भले वो करीब मतलब वो उस क्षेत्र में रहता हो या बाहर क्षेत्र में रहता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन लेना देना जिस चीज रहता है वो करीबी और काबिल। हमेशा हमें काबिलों को अवसर देना चाहिए, करीबियों को नहीं। भले वो उस क्षेत्र में रहते हैं ना रहते हों, या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हों कि मतलब बाहर से विनिबिलिटी कैंडिडेट उतारना चाहता हो, क्योंकि पार्टी यही देखती है कि हम विन करें, कैसे भी करके विन करें। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे को करीबियों को ही देना चाहिए था, अवसर देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बाहर से भी प्रत्याशी लाए जाते हैं जो हमारे को हेलीकॉप्टर लगते हैं, तथाकथित हेलीकॉप्टर लगते हैं, लेकिन वो समाज के लिए और पार्टी के लिए भी सही रहते हैं। लेकिन मेन शर्त यह है कि वो काबिल होना चाहिए, करीबी नहीं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो अप्रत्याशित चेहरे होते हैं, कई लोग कयास लगा के रखे होते हैं, कैलकुलेशन लगा के होते हैं, जैसे सभी के मन में चुनावी, आप समझ रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अप्रत्याशित चेहरा अचानक से सामने आ जाता है। अप्रत्याशित किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए। एक्चुअली हम लोग मानव फितरत ये है कि हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, हम अपनों को ही श्रेष्ठ मानते हैं कि ये जो हमारे आजू बाजू जो दिख रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में ही हमारा कोई चेहरा आएगा या हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अप्रत्याशित क्या होता है? अप्रत्याशित जिसको आपके जहन में नहीं था। अप्रत्याशित चेहरा वो आपके लिए हो सकता है, वो पार्टी के लिए नहीं। पार्टी के लिए वो चेहरा आएगा जो विन दिलवाएगा, जो सही में काबिल है, जो चुनाव जीत के दिखाएगा। अब ये हो सकता है, और हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप पे ही मतलब बिलीव करते हैं। हम अपने आप का कंपैरिजन दूसरे से अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना कंपैरिजन इससे कर लिया, ऐश्वर्या राय से कर लिया कि ऐश्वर्या राय तो घमंडी है लेकिन मैं घमंडी नहीं हूं, तो क्या इसी क्राइटेरिया में आपको एक्ट्रेस बना दिया जाएगा, हीरोइन बना दिया जाएगा? हम जिस चीज में काबिल होते हैं, हम जिस चीज में माहिर होते हैं, हम कंपैरिजन वैसे ही करते हैं कि अब हमारे जैसा तो बोलने वाला कोई नहीं है। मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो मतलब इतना पढ़ा लिखा हूं, तो दूसरे कम पढ़े लिखे हैं। तो वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ वो भी क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई क्राइटेरिया। मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर ही है, अब बाकी लोग तो सुंदर नहीं है, तो नेता बनने के लिए क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया है क्या कि आप बहुत ज्यादा सुंदर होंगे तब आपको टिकट दी जाएगी? ऐसा नहीं है। हम लोग अपने जो गुण रहते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये तो अप्रत्याशित लोगों को दे दिए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अप्रत्याशित चेहरा जो अचानक सामने आया वो बड़े किसी रसूखदार को, दावेदार को हरा देता है, मात भी दे देता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और वो एक्चुअली चुनाव जो है वो किसी भी एक फैक्टर से नहीं जीता जाता शाहीन जी, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उसमें। मतलब
पहले की एंटी इनकम्पेंसी भी रहती है और वो माहौल ऐसा बन जाता है कि मान लीजिए कि 25-30 साल से कोई रसूखदार या कोई पहले से जनप्रतिनिधि है और उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब वो जनता उस चीज़ को मिस कर रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए या विधायक होना चाहिए, महापौर होना चाहिए या सांसद होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। तो वैसा हमारे को चाहिए। तो अगर उस टाइप का कोई प्रत्याशी आ जाता है तो मान लीजिए कि हमारे को केले खाने की हमारे को चाहत है, लेकिन कई सालों से बाजार में एप्पल ही आए हैं। मैं मानता हूं कि एप्पल उससे केले से ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम केला जाके चुन लेंगे, हम केला खा लेंगे। तो ऐसे वहाँ की रिक्वायरमेंट भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। किसी भी एक फैक्टर से चुनाव नहीं जीता जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स मिल के चुनाव जीतते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स कम हो सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए फैक्टर्स की बात आपने कही, किसी भी एंगल से पार्टी को जीत दिलाने वाला प्रत्याशी जो है वही बेटर या बेस्ट हो, क्योंकि लड़ता इंसान सिर्फ जीतने के लिए है। जी। आपने विन कैंडिडेट प्रत्याशी की बात अभी कही, तो मैं चुनाव में क्या पैसों की अहमियत कितनी है? क्या बहुत पैसा वाला अगर है तो क्या चुनाव जीत जाएगा, ऐसा है? कितना जोड़कर देख सकते हैं चुनाव जीतने के लिए पैसा क्या मायने रखता है? अब वैसे तो फिर अगर सिर्फ पैसा बोला जाए तो मुकेश अंबानी यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए, टाटा बिरला कब से प्रधानमंत्री होने चाहिए थे? नहीं, सिर्फ जो पैसा रहता है वो जो मैंने बोला ना कि विनिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि पैसा आपको बहुत सारी सुविधाएं, संसाधन जो है वो भी एक संसाधन है, पैसा भी एक संसाधन है, समय भी एक संसाधन है, लेकिन उस समय क्या मतलब पैसे की कितनी ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है, कितनी से ज़्यादा कहाँ ज़रूरत होती है। तो पैसा स्पीड ला सकता है, आपके गति ला सकता है, लेकिन पहुँचा नहीं सकता। पहुँचना आपको खुद ही पड़ेगा। पैसा भी मायने रखता है, लेकिन पैसा ही मायने नहीं रखता। सिर्फ पैसे के दम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमने कई चुनाव ऐसे देखे हैं जो सामने वाला बहुत पैसा लगाता है लेकिन सामने वाला नहीं लगाता, तो उस समय की वो रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसा भी मायने रखता है, पैसा ही मायने नहीं रखता। बहुत सारे उदाहरण हैं उसके। जीतने के लिए भाजपा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति रहती है, वो नाम पे नहीं काम पे विश्वास रखती है, विकास पे विश्वास रखती है। काम जो भारतीय जनता पार्टी ने की है और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और उस विचारधारा को वो शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है वो ठीक से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसके हिसाब से ही जनता उन्हें वोट देती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं, 18 करोड़ लगभग उसके जो अन्य अपना कार्यकर्ता हैं, तो और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो ऐसे ही नहीं बन गई। वो 2 सीटों से 302 सीटों में ऐसे ही नहीं आ गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लाती हैं। और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि करीबियों को नहीं, काबिलों को अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने मिशन के लिए सत्ता पे आना चाहती है, जबकि कांग्रेस जो है वो उसका मिशन ही सत्ता पे आना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आपने बोला करीबी को नहीं, काबिलियत को पार्टी जो है वो समझती है। ध्रुव भिलाई के लिए आप क्या समझते? कोई नया चेहरा तो नजर आता नहीं है, पर्सनल सा सवाल है, क्योंकि 2 महीना बचा है अभी लगभग। पहले से ही प्रत्याशी दिल दिमाग में सक्रिय रहते हैं सबके, लेकिन हमारी नज़र में और ऐसा सुखबुकाहट रहती है, चर्चाओं का दौर रहता है, कोई नया चेहरा सामने नहीं है। जबकि देखा जाए तो भूपेश सरकार ने युवाओं पर काफ़ी अच्छी छाप छोड़ी है। ध्रुव भिलाई के लिए कैसा बदलाव देखते हैं इसमें, क्योंकि नया चेहरा भी सामने है ही नहीं? देखिए, युवा की आप परिभाषा क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, युवा मतलब एनर्जी।
अगर कोई एनर्जेटिक है, कोई काम कर सकता है और कोई किसी को काम करने के लिए उतारू है, नए नए टेक्निक्स ला सकता है, नई नई चीज़ें एडॉप्ट कर सकता है, नए नए आइडियाज़ ला सकता है अपने क्षेत्र के लिए, तो वो युवा है। और अगर वो मान लीजिए वो 60 साल का इंसान भी अगर करता है, तो क्या आप इसलिए वोट उसको नहीं देंगे या मतलब इसलिए नेग्लेक्ट कर देंगे कि वो मतलब 60 साल का है, या मतलब और जो समाज होता है या परिवार होता है या कोई भी होता है, तो वो दो चीज़ों से चलता है साईं जी, 2 ई से, एनर्जी और एक्सपीरियंस, और 2 ई से 2 पी निकलती है। एनर्जी से निकलती है, एनर्जी से निकलता है पैशन, और एक्सपीरियंस से निकलता है पेशेंस। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैशन भी ज़रूरी है, पेशेंस भी ज़रूरी है, एनर्जी भी ज़रूरी है और एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जब आता है, तब वो अपने समाज के लिए कारगर साबित होता है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे बखूबी अंजाम दे सकता है। तो हम युवा सिर्फ एक उम्र का नहीं, एक सोच का नाम है। अगर वो सोच आपके अंदर है तो आप युवा हैं, और वो सोच आपके अंदर नहीं है, अगर आप 25 साल के भी हैं तो आप युवा नहीं हैं। इस हमारी चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप हर वक्त हर बात बड़ी बेबाकी से हम सबको बताते हैं, खासकर राजनीति को लेते हुए। हम आगे भी ऐसी लगातार आपसे बने रहेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में हम आपसे पूरी जानकारी, पूरे फीडबैक लेते रहेंगे। लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह गया कि दुर्ग भिलाई के लिए कौन सा चर्चित चेहरा हो सकता है। अभी तक आपने जवाब दिया नहीं। जी, दुर्ग भिलाई के लिए जो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ जी, मैं उसी की तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पहले भी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो होता है और वो प्रोसीजर कई मतलब चीज़ों से होके गुजरता है, और तब जाके अनुभवी और जो लोग हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब वो मिट्टी मूर्ति बन जाती है, हम मिट्टी जब होती है तब हम हो सकता है कि उसको पैर से रौंद रहे हैं या मतलब हथौड़े से मार रहे हैं, लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उसके सामने नतमस्तक होता है और उसको पूरी अपनी निष्ठा से अपने उसकी पूजा करता है। मिट्टी और मूर्ति को लेकर चर्चा चल रही थी। हर मिट्टी जो है मूर्ति बनने का दावा कर सकती है। हम अपने शब्दों में कहें, क्या वो मूर्ति आप हो सकते हैं दुर्ग भिलाई के लिए? देखिए शाहीन जी, मेरा ये मानना है कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, किसी भी चीज को पाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें किसी चीज के लायक बनने के ऊपर जद्दोजहद करनी चाहिए। किसी चीज के लायक बनने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। फिर आप वो चीज आपको मिले या ना मिले, एक्चुअली मेन सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अपनी औकात बढ़ाना होता है, हैसियत पाना नहीं। हैसियत आपको वो प्राप्त हो या ना हो, वो पोजीशन प्राप्त हो या ना हो, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल पावर जो है वो बढ़ जानी चाहिए। तो अगर आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको वो पोजीशन मिली है या नहीं मिली है। और जब आपकी पर्सनल पावर बढ़ जाती है तो जो आप काम करना चाहते हो समाज के लिए, तो आप बिना हैसियत के भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर हैसियत मिल जाती है तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन बिना हैसियत के भी आप काम कर सकते हो। जैसे हमारे गांधी जी ने आज तक कोई भी सत्ता का पद नहीं लिया, लेकिन वो जो चाहते थे वो करके दिखाया उन्होंने। तो उनकी पर्सनल पावर जो थी वो ज़्यादा थी। और किसी चीज़ के बनने के लायक अपन बन जाएं, भले मतलब वो चीज़ मिले ना मिले, लेकिन हम उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं, हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि
हम मर्सिडीज पाने के लिए को मतलब की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम उस चीज़ के मर्सिडीज के लायक बन जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता जीवन में। तो किसी चीज़ के लायक बनना जरूरी है बजाय उस चीज़ के पाना। बहुत अच्छा और साफ गोई आपने मेरी बात का जवाब दिया। मुझे ठीक है, चलेगा। आप मैंने एक बार आपका फिर स्वागत, और इन्हें जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द बोल दें। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हम चुनाव और राजनीति बोलते हैं कि ये नेताओं के हाथ में रहती है और दल के हाथ में रहती है, तो ये नहीं। जनता जनार्दन ही मेन है और सभी चीज़ें जनता के इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। जैसे हम किसी प्रोग्राम में जाएं और भले ही जितना मर्जी अच्छा गायक हो, लेकिन अगर ऑडियंस नहीं है तो वो प्रोग्राम फेल होता है। तो वैसे ही जनता जो है वो जनार्दन है, और इस राजनीति में इस सभी जो पॉलिटिक्स है और ये चुनाव है, तो उसमें अपना मत जरूर दें और अपनी राय जरूर रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा हक भी है और ये हमारी जवाबदारी भी है। तो ये जनता वोट देने जरूर जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे सवालों के जवाब बेबाकी से देने का। तो दर्शकों, ये थे केएस चौहान सर। जी हाँ, जिला भाजपा उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने राजनीति को लेकर हमसे काफ़ी चर्चा की और सभी सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा वो चेहरा वो होंगे क्या, बहुत गोलमोल जवाब देके उन्होंने मुझे भी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए चुनावी चर्चा एक मुलाकात में। नमस्कार। भिलाई महिला समाज द्वारा सेक्टर 1 स्थित नेहरू सांस्कृतिक भवन में महिला समाज का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। भिलाई महिला समाज ने हर्षोल्लास के साथ अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। बता दें, अंचल और देश की प्रमुख समाज सेवी महिला संगठनों में से एक इस्पात नगरी भिलाई की सशक्त महिला संगठन भिलाई महिला समाज ने 4 अगस्त 2023 को अपना 66वां स्थापना दिवस उत्साह एवं उल्लास पूर्वक मनाया। सेक्टर 1 स्थित नेहरू सांस्कृतिक सदन भिलाई में आयोजित ये कार्यक्रम किया गया। समारोह में पद्मश्री सम्मानित पंडवानी गायिका श्रीमती उषा बारले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही। भिलाई महिला समाज की अध्यक्षा श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह में अतिथियों के आगमन पर बैच लगाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमती उषा बारले तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही भिलाई महिला समाज की अध्यक्षा श्रीमती त्रिपर्णा दास गुप्ता तथा उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा श्री गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री सम्मान डॉक्टर उषा बारले ने भिलाई महिला समाज के 66वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं महिलाओं को दी। सभी पदाधिकारियों एवं उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अपने सारगर्भित छत्तीसगढ़ी भाषण में उन्होंने कहा कि नारी निंदा न करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है, ध्रुव प्रहलाद समान। अपने इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने नारी शक्ति और महिलाओं के प्रदर्शन का सार प्रकट किया। उन्होंने इस आयोजन के लिए भिलाई महिला समाज के कार्यकर्ताओं की सराहना दिल से की और महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास के लिए उन्हें साधुवाद भी किया।
बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी महिला स्थापना दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।